डीप में है चैप्टर, अगर पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो। लेकिन मैं केवल मेन मेन कहानी पे बात कर रहा हूँ। फिर अपन तो ये गैरिबाल्डी जो थे वो इटली के क्रांतिकारी माने जाते क्या हैं। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर कौन से हैं? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। और क्यों? क्योंकि ये जो है यंग इटली आंदोलन से जुड़ गया। यंग इटली वही जो हमारे जिउसेप्पे मैसी ने शुरू किया था। यंग इटली आंदोलन से जुड़ा 1834 में पिडमॉन्ट के गणतंत्री विद्रोह में उसने भाग लिया। एक्चुअली में ये जो था वो था जहाज तटीय व्यापार में शामिल। उसका संबंध तटीय व्यापार में शामिल जो जहाज वगैरह होते हैं, नाविक नाविक नौसेना में था। इसने जो है वो इटली को एकीकरण में बहुत मदद की थी। और जो ये राजा थे गैरिबाल्डी, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के राजा, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के राजा। ये सार्डिनिया और पिडमॉन्ट क्या था? यह देखो, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, ये वाला जो है। अरे मेरे पास पेन कहाँ गया? इटली के सार्डिनिया, सार्डिनिया और इसको बोलते थे पिडमॉन्ट। ये पिडमॉन्ट था। इन दोनों का राजा थे विक्टर इमैनुएल टू। तो इसने, इधर के राजा ने इन सबको हराया एक एक करके और खुद पर शासन किया। तो वही लिखा, वो गैरिबाल्डी ने इसमें मदद की थी। तो गैरिबाल्डी क्या कर रहा है इस डायग्राम में? इटली देखो, इटली नाम का जूता जो है वो सर्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमेनुअल टू को बूट पहना रहा है, इटली नाम का। तो इसने मदद की थी, किसने? गैरिबाल्डी ने, विक्टर इमेनुअल टू को जीतने में इटली का। फिर बाद में इटली के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो फिर से धीरे धीरे लोकतंत्र वहां पर भी लाए, इटली में भी। तो वो ये जरूरी है। गैरिबाल्डी और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमेनुअल टू इटली के राजा में इटली का निर्माण करने में मदद की थी। उसके बाद आ जाते हैं चिन्ह। तो भाई साहब फ्रांस की मरियम है, वो याद रखना है। जर्मनी की जर्मेनिया है, जो तलवार लिए खड़ी हुई है, पता होना चाहिए। प्रतीकों के अर्थ, इसमें अंतर भी है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर है तो हट जाता है वो चैप्टर। ये जर्मनी, द फॉलन ऑफ जर्मेनिया दिखाया गया, 1850 का चिन्ह है। And जब जर्मनी में बुराई चल रही होगी, तो मतलब लड़ाई वगैरह चल रही होगी, तो ये जर्मनी का दिखाया गया है। ये जर्मेनिया में होंगी, गार्डियन द राइन के रूप में गुस्से में दिखाया गया है। एक उनके पास छत्र है, तलवार है, जो गार्डियन की तरह एक मतलब इनका यूज कर रहे हैं वो लोगों को राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए, कि देखो आपकी जर्मेनिया है वो रो रही है, या फिर वो अब गुस्से में है, वो देश की रक्षा कर रही है, तो लोगों में हौसला जगता, जैसे भारत माता को जोड़ते हैं ना अपन, उसी तरह से। ये हमारे ब्रिटेन का नक्शा है। ब्रिटेन ने कहाँ कहाँ मतलब शासन किया, उसका नक्शा दिखा रहा है ये। तो ब्रिटेन देखो, पूरा विश्व का नक्शा है ये। ब्रिटेन कहाँ कहाँ घूमा, ब्रिटेन है यहाँ पर, उसने कब्जा कहाँ कहाँ किया, इस पूरे में कब्जा था ब्रिटेन का। इसके साथ साथ यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में यहाँ द्वीपों पर कब्जा था। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था। ये तो बड़ी कॉलोनी है ही ब्रिटेन की, आपको पता है, भारत जिसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया हुआ था। मतलब एक इतने से देश ने पूरी दुनिया पे कब्जा करके रखा था। ये नक्शा जो है इसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ समुद्री व्यापार के माध्यम से उसने कहाँ कहाँ कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया पे भी, यहाँ न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड पे भी, सभी में जो है वो। न्यूजीलैंड यहाँ नीचे होगा, हाँ यही होगा, ये ऊपर वाला था न्यूजीलैंड शायद। जो भी है न्यूजीलैंड, देख लेना। ऊपर वाला होगा जहाँ तक, नीचे वाला होगा पता नहीं, कंफ्यूज होना चाहिए, होते हैं। टिप्पणी लिखने को आई है तो भाई साहब ये जरूरी हो जाता है, जिसे भी मैच नहीं पता होना चाहिए आपको इटली का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए। काउंट वेमुला दे काबूर जो है वो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, इसमें ऑटोमन साम्राज्य के बारे में आएगा। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी की संसद थी, लेडीज को ऊपर बिठाया गया था। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, इतना ज्यादा लिखने को आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षेप में पता लगाएं तो जब आने नहीं है 4 नंबर का, तो ऑब्जेक्टिव में बुरी बात यह है कि यहाँ दिए नहीं है चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, बीच में से ही बनेंगे ऑब्जेक्टिव। इसकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना जरूरी है।
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मुझसे ही नहीं बनेंगे अगर टफ आ जाएंगे तो 10 मिनट हैं, अपन एक काम करते हैं, क्रोम पर एक बार ऑब्जेक्टिव खोलते हैं इसके और देखते हैं बनते कि नहीं। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 MCQ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे सारे बन जाएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, है ना, क्योंकि उसमें डीप डीप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो मेरे से भी ना बने, लेकिन अपन को सीखने से मतलब है, प्रैक्टिस करने से मतलब है। मेरे ख्याल से हिस्ट्री का चैप्टर आपने तो डीप, मैंने तो मतलब इसमें मोटा मोटा समझा, आपने तो बहुत डीप में भी पढ़ा है, तो ले लो। इन्होंने तो आंसर नीचे ही लिख दिए हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तुर्की पहले ये ऑटोमन साम्राज्य में था, फिर अभी टर्की के नाम से, तुर्की के नाम से अभी भी देश है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन मतलब वही जर्मनी का एकीकरण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से। ये तो जाहिर सी बात है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1804 में। 1804 में नेपोलियन संहिता आई थी। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? अभी बताया, नाविक था। इटली के उसमें एकीकरण में मदद की थी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन, आप बच्चे ही हो। 1829 में एड्रियनोपोल की संधि किस, ये भाई डीप में पढ़ना पड़ेगा, यूनान में हुई थी एड्रियनोपोल की संधि 1829 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट 1871 में हुई थी, और इसी टाइम जर्मनी आजाद हुआ और उसको राजा घोषित किया गया था, विलियमसन प्रथम को। अभी जब पढ़ा था अपन ने। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। ये जीके का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया ने विरोध कर रहा था इटली और जर्मनी के एकीकरण में, और लड़ाई भी लड़ी थी ऑस्ट्रिया। फिर प्रशा साथ में आया, प्रशा ने फिर उसको हटाया जर्मनी को। फिर माउंट काबूल होगा कि को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पर। विक्टर इमैनुअल ने। तो माउंट काबूल है, काउंट काबूल नहीं, माउंट काबूल इटली का प्रधानमंत्री थे, माउंट काबूल। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गई थी? तो बूर्बो वंश की। बूर्बो वंश ही था फ्रांस में, फिर से उसको ला दिया गया था, लेकिन वो हटा दिया गया और फिर वहां पर लोकतंत्र आ गया। मतलब किसको बोलते हैं उसको, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। मैजिनी का संबंध किस संगठन था? यंग यूरोप कार्बोनरी। अरे हाँ, मैजिनी, ज्यूसेppe मैजिनी का संबंध कार्बोनरी समूह से था। ज्यूसेppe मैजिनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि वो कार्बोनरी समूह से जुड़े थे। यंग यूरोप, उसने खुद की थी स्थापना, यंग यूरोप या यंग इटली की। उसके पहले वो कार्बोनरी समूह से सदस्य था। कार्बोनरी सदस्य क्या होते थे? पूरे यूरोप में ही थे वैसे तो, लेकिन इटली वगैरह में क्या थे, ये छुपे हुए सदस्य थे। राजतंत्रों का विरोध करते थे ना, तो छुप के काम करते रहते थे, धीरे धीरे सरकार के सामने नहीं आते थे। तो इनको कार्बोनरी सदस्य बोला जाता था, जो छुप के काम करते थे। तो ये कार्बोनरी का पार्ट था। जर्मनाई राज्य का निर्माण किसने करवाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एकीकरण किया था ना। जॉबेराइन एक संस्था थी व्यापारियों की, जब तब जल्दी बताया, अभी बताया था मैंने, एलए जैसी कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जॉबेराइन की स्थापना की थी। रक्त एवं लोह की नीति आलम्बन किसने किया? बिस्मार्क ने। ऑटोमन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का आलम्बन किया। कुछ चीजें नहीं पता होंगी। ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान का। तो वही ऑटोमन साम्राज्य की नींव भी रखता है। यूनानी ऑटोमन साम्राज्य बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। नहीं पता। फ्रांस की किस संस्था ने लुई सोल्वे और उसकी रानी को फांसी दी थी? तो इस कन्वेंशन ने। कन्वेंशन ने सोल्वे और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी, कन्वेंशन ने। और एक राजा का नाम था, मतलब एक वो, मतलब एक मंदा था जो, कन्वेंशन ने। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो भाई ये कुस्तुनतुनिया की संधि, ये याद रखना, नाम अजीब है। यूनान का उदय किस संधि के कारण से हुआ था? कुस्तुनतुनिया की संधि। यूनान बार बार आ रहा है, ये पूरा पोर्शन छूट गया है। यूनान की संधि, मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया यूनान में, ऑटोमन साम्राज्य में।
कुस्तुनतुनिया की संधि के कारण से यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी का एकीकरण किसके फलस्वरूप हुआ, तो सीडान सीडान के राजा निम्नलिखित में किस वर्ष में अलेक्जेंडर चैपलिन, नहीं, हितेरिया फिलाइन नाम की स्थापना हुई, नहीं। जेकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान भारत का बंदा है। और जेकोबियन क्लब कहाँ का है, फ्रांस का क्लब है। वहां पर जो है इनका सदस्य थे टीपू सुल्तान, जैकोबिन क्लब के, इसलिए इंडिया से जुड़ा हुआ है इसलिए। वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की थी, तो मेटरनिख ने की थी। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस बार लागू गई, तो बार बार एक ही क्वेश्चन, 1804 में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी, तो मैग्यार भाषा। जी के गए बहुत ज्यादा डीप में है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, राइन संघ की, इसलिए उसने जर्मन राइन बोला था, जर्मराइन। तो वो राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, ये तो पता है। गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, सन इतना ज्यादा नहीं बोल सकते, इतना ज्यादा पूछेगा तो फिर तो टफ ही हो जाएगा। बूर्बो राजवंश किस देश में था, तो फ्रांस में था। मासीले किस देश के राष्ट्रपति गीत है, डी फ्रांस का, फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है, मतलब जैसे राष्ट्रगीत अपने यहाँ का होता है ना। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ, सीडान में। मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, अभी अपन ने बात करी। निकेत ने आंसर दिया था। इटली की स्थापना किसने करी, मैजिनी ने, केवल मैजिनी ने, नहीं यार। ये तो गलत लग रहा है मेरे को, जोसेफ मैजिनी ने केवल, कैसे यंग इटली की होगा, पूरा नहीं देखा। हाँ, यंग इटली की स्थापना किसने करी, जिउसेppe मैसेनी ने। इटली की स्थापना कहाँ से कर दी भाई, उसका राजा घोषित किया गया था गैरिबाल्डी की मदद से, विक्टर एमुअल को। यहाँ यंग इटली आना चाहिए था। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, तो 33 में हुई थी। ये 1928 लिखा हुआ है बुक में, तो 1933 है। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, लाल कुर्ती का गठन नहीं, यूरोपीय सभ्यता का पलना नहीं, वर्साई की संधि कब हुई, 1919 में। ये तो बहुत बाद में हुई है, ये कहाँ से आ गया। मेटरनिख कौन था, पता है। मेटरनिख का पतन कब हुआ, नहीं। बिस्मार्क क्या था, नाटककार कूटनीतिज्ञ नाविक था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन है, गैरिबाल्डी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के विरोध, चलो ठीक है, बस काफी हो गए, बहुत सारे हैं इसमें तो, बहुत सारे काम के हैं, बहुत सारे नई भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम के हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राज की फांसी से, कार्बोनारी। गुप्त संघ की स्थापना किस देश में की गई, इटली में। चलो भाई, बहुत हो गया, मुझे मालूम है कि ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी जो शब्द घुसाए हैं ना दिमाग में, मेटरनिख, विक्टर इमल टू, फ्रांस जब छींकता है तो उधर भी जुकाम हो जाता है, यूरोप में जुकाम हो जाता है। जिउसेppe मैसेनी, गैरिबाल्डी नाविक था, तो ये चुभेंगे दिमाग में। कब चुभेंगे, जब आप उसको परीक्षा दिन में पढ़ रहे होगे, या फिर बुक में पढ़ रहे होगे, तो वो जब चुभेंगे तो याद आएगा, नहीं कहीं सुना हुआ है नाम, तो शायद उसको याद रख सको, है ना। तो थोड़ी बहुत मदद मिलेगी फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में। और ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा टफ उनको ही मानता हूँ, ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि कहीं भी आ सकते हैं। सेकंड नंबर पे 2 नंबर, 4 नंबर वाले सबसे इजी रहते हैं, वो कम से कम फिक्स रहते हैं कि इसमें से आने वाला है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा। कल फिर मिलेंगे, बाय, गुड नाइट।